नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का दौरा किया। अमित शाह आईबी पर विनय पोस्ट पहुंचे, जहां पर शहीद असिस्टेंट कमांडर विनय को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने वहां पर हथियारों की प्रदर्शनी का भी जायजा लिया और बीएसएफ के जवानों के साथ बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई भी की। Here on the international border in Kathua, and Amit Shah was here. दुश्मन देश कोई हरकत न करे इसकी ओर लगा रहेगा। और बीएसएफ का बड़ा उज्जवल इतिहास है देश की सुरक्षा के लिए। पूरा देश जानता है कि बीएसएफ हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति। और ये दायित्व हमेशा बीएसएफ ने बहुत सुपेरे निर्वहित किया। पाकिस्तान से के साथ जितनी भी जंग हुई, हर जंग में सेना जितना ही बड़ा योगदान बीएसएफ के हमारे जवानों का है। आज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम जो हम खड़ा करना चाहते हैं, इसके 2 मॉडल बने। वो दोनों मॉडल पूरी सीमा पर लगने के बाद आप लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए और कुछ भी हरकत होती है तो तत्काल रिस्पॉन्स करने के लिए ढेर सारी अनुकूलताएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाएगी। इसके साथ साथ विस्फोट को चिन्हित करने के लिए टनल को टेक्नोलॉजी से आइडेंटिफाई करना, निरस्त करना, इसके लिए भी कई प्रकार के प्रयोग हुए और वो प्रयोगों को भी आज यहाँ पर देखा गया कि कैसे हुए। ढेर सारी बड़े ऊंचे टावर पर लाइटें भी लगाई गई हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। बैरकों का भी आज लोकार्पण हुआ है और ये सब काम मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में, बैरक का तो खैर आज ही लोकार्पण होगा, मगर टेक्निकल सपोर्ट जो आपको देना ये आने वाले 3-4 साल में पूरी भारत पाक सीमा पर और बाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर इसको पूरा करने का हम प्रयास करें। आप लोगों की त्याग, बलिदान, वीरता और हौसला इतने कटु मन के साथ, इतने नजदीक जो हमारे दुश्मन, इससे भारत को हमेशा बचाता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये साथ ये 2 कामों के लिए जब मैं विनय पोस्ट पर आया था तब आप सभी के साथ मिलने का भी मुझे मौका मिला और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन ही गए हैं। मुझे आशा है कि अगले मार्च तक 1 साल में इस सभी एक्सपेरिमेंट पर हम कोई न कोई निर्णय पर पहुंचेंगे जिससे आपका एक प्रकार से बहुत सारी सुविधा आपके ड्यूटी के निर्वहन में आपको प्राप्त होगी। फिर से एक बार
आप सभी का जो कठिन ड्यूटी आप लोग निभा रहे हैं, इसलिए पूरे गृह मंत्रालय की ओर से मैं आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि ड्यूटी जो सबसे कठिन है इस पर आप तैनात है। सरकार फिर से एक बार मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हर प्रकार से आपकी ड्यूटी के निर्वहन में जो तकलीफें हैं इसको कम करने का प्रयास कर भी रही है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन आज सदन में वक्फ बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव का भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ बिल पर चर्चा करने की मांग की, जिसे स्पीकर ने ये तर्क देकर नामंजूर कर दिया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। इस पूरे हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन ने नाथूराम गोडसे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर भाजपा के विधायक विफर गए और इस पूरे हंगामे के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के विधायकों के बीच में हाथापाई हुई, जिससे वहां पर माहौल गर्मा गया। इरफान हफीज ने विधायक विक्रम रंधावा पर उन पर हमला करने का आरोप लगा दिया। देखिए आपके पास रिकॉर्ड है। मैंने हाथापाई नहीं की। उनके लोग आए, मेरे हाथ में मेरा अधिकार था, मैंने कहा जो वक्फ अमेंडमेंट 2025 है नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, मैं समझता हूं मेरे मजहबी मामलात पे मुदाफलत नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ जब इन्होंने नारेबाजी दी, हमने भी कहा नथुराम गोडसे हाय है, बापू के कातिल हाय है। हमने कहा अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले हाय है, अंग्रेजों के मुखबिर हाय है। इनको कौन सी पीड़ा लगी? ये आए तो हमला किया मुझ पे। जब आपने ये स्लोगन दिया, हाँ, ये तो मुझे आप बताइए इनको क्यों ये पीड़ा होगी? क्या यही अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे? क्या यही नथुराम गोडसे को पूजने वाले हैं? क्या यही बापू के कातिल है? इनको क्यों? मैं तो उसका कह रहा था बापू के कातिल हाय है, इनको क्यों उससे पीड़ा हुई? तो ऐसी सोच का हमें मुकाबला करना होगा, संविधान को बचाना होगा। इनका ये जो अहंकार घमंड है ये रहने वाला नहीं है। नैया इनकी भर जाएगी, आप देखिएगा क्या होगा सियासी तौर। आप मुझे बताइए, अगर कोई कहेगा बापू का कातिल हाय हाय, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले मुखबिर हाय है, उसमें क्यों इनको पीड़ा होगी? बीजेपी वालों को ये क्यों कहेंगे इसने उकसाया? उसका मतलब वो ये अंग्रेजों के मुखबिर थे? उसका मतलब वो ये नथुराम गोडसे की पूजा करते? आपने क्यों नहीं उस टाइम इनसे वो सवाल पूछा? वो तो खुद सारे सवाल का जवाब है कि ये लोग क्या है, भाई को भाई से लड़ाने वाले। इनका अहंकार है, घमंड है, गुंडागर्दी की है। जिस तरीके से इन्होंने हमला किया, हम डरने वाले नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है ये हमला करेंगे। इनको अगर इत्तेफाक नहीं था, विरोध करते उस चीज का, लेकिन इस तरीके से हमला करना, वो रिकॉर्ड देखिए आप किसने हमला किया। मैं नहीं गया, वो आया वहां से हमला करके और उसको रोक रहे थे, वो मान नहीं रहा था। जब गांधी जी की तस्वीरें हटाई गई है सरकारी दफ्तरों से, पूरे मुल्क में हटाई जा रही है, जहां मैं देख रहा हूँ बहुत सी जगहों पर नहीं है। मुझे तो सोच का विरोध करना है जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, उनकी विचारधारा की हत्या की। देखिए, उनका एटीट्यूड बड़ा गलत था। वो मुझे लगता है या तो मीडिया हाइप लेने के लिए या कश्मीर में अपने लोगों को बताने के लिए कि देखो मैंने जम्मू के अंदर विधानसभा में अपोजिशन के बीच में जाके जो है नथुराम गोडसे के खिलाफ बोला है या महात्मा गांधी के पक्ष में बोला है। अब पता नहीं ये महात्मा गांधी के खानदान से या अभी जो गांधी खानदान चल रहा है, जो कांग्रेस को चला रहा है, उनके खानदान से, मुझे इस बात का तो पता नहीं, कुछ ज्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड की इसकी हमें जानकारी है नहीं। लेकिन जो उनका तरीका था वो गलत था। अपोजिशन बेंचेस के बीच में जाके उनको गाली देना, अनाप शनाप बोलना। हमें कोई गांधी का कातिल बोलेगा वो हमारे लिए गाली है। हम महात्मा गांधी जी की पूरी इज्जत करते हैं जैसे देश पूरा करता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम संयम के साथ चला रहे थे। हम स्पीकर साहब को बार बार कह रहे थे कि इनको समझाइए, इनको अकल दीजिए, हाउस की प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। लेकिन अब जब सरकार का कोई हिस्सेदार हमारे घर के बाहर आके हमें गाली देगा तो फिर वो दूध लेने थोड़ी आया था, मारी खाने आया था। मेरी सीट के आगे आ रहे थे बार बार, मुझे लगता ऊपर ऊपर चढ़ रहे, तो मैंने उनको पुश किया।
क्या पीछे की तरफ जाओ। फिर शायद रजौरी के एमएलए वो भी उनके सपोर्ट में आ गया इफ्तिखार, उनकी चप्पल भी और चप्पल टूटी हुई पहनी होगी तो टूट गई होगी, उसमें क्या कसूर है। सकाफों में बड़ा कुछ टूटता है, ये तो चप्पल ही टूटी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी कभी भी नीयत जो है सफल करने की नहीं रही है। हमने पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है, अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सरकार बनी है, सरकार अपने मंसूबे लोगों के बीच में लेके जाए। सरकार क्या कर रही है, लोग हिसाब मांगते हैं। क्वेश्चन आवर आप चलने नहीं दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ क्लैश होना था। ये सारा प्लान्ड मूव था इनका, ये सिर्फ मीडिया हाइप लेना चाहते थे। अब ये कश्मीर में बताएंगे कि वक्फ एक्ट के खिलाफ हमने बीजेपी वालों को घेरने की कोशिश की, बीजेपी वालों ने हमें मारा। अब मार करने आओगे तो मार ही खाओगे। वो रणनीति बना ले, हम तो साधारण प्रवेश करेंगे। वो रणनीति से बैकडोर से आ रहे, अंडर द टेबल आ रहे। असेंबली की कार्रवाई होगी? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। आज एक दिन के लिए इन्होंने एडजर्नमेंट की है, कल तो हाउस लगना है पूरा। बिजनेस है हाउस का 2 दिन का, उसको डिस्पोजल करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज ऑनरेबल स्पीकर साहब भी इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं और ट्रेजरी बेंचेस को जो है वो स्पेस दे रहे हैं। रॉन्ग प्रेसिडेंट्स जहां सेट हो रही हैं, बहुत सीनियर मेंबर हैं हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब, अगर वो 20 मिनट के लिए एडजोर्न करके गए तो ये प्रैक्टिस रही है इस हाउस की कि 20 मिनट के बाद उन्होंने आना था और फिर आगे का पीरियड जो है वो एक्सटेंड करना था। इस हाउस को जो कायदे कानून है उससे नहीं चलाया जा रहा है। ये माइट इज राइट वाली बात हो रही है। जो इतने सीनियर मेंबर जो आज हमारे चेयर पे हैं, उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। उनके साथ उनकी बात हुई होगी, वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं शील्ड करना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। जो उनकी कमिटमेंट्स टुवर्ड द पीपल हैं, जो उनका मैनिफेस्टो है, अब तो 180 दिन होने जा रहे हैं, तो कितने दिन बच के जाएंगे। दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड दे आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के हैं या अपोजिशन के हैं। हमने पहले दिन ये कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, जो विपक्ष का हमारा काम है वो हम करेंगे और मर्यादा में रह के करेंगे। आज आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से बिहेव किया और चेयर को भी जिस तरह से एक्शन करना चाहिए था वो नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चेयर भी जो है वो गवर्नमेंट को स्पेस दे रही है कि वो यहाँ से उनको एक्सेस दे रही है। मैं यही कहूंगी कि ये नॉन सीरियसनेस है गवर्नमेंट की जम्मू कश्मीर के अवाम के प्रति। उन्होंने जो वादे किए थे उनको निभाने का कोई जिक्र नहीं है। जम्मू कश्मीर की अवाम के हित की कोई बात नहीं है। आज यहाँ पे वक्फ बिल यहाँ का मसला नहीं है, वो वक्फ पास हो गया बिल, उसके बारे में यहाँ जिक्र करने की क्या जरूरत है। उसमें कितने घोटाले इन्होंने किए हैं। 12,000 करोड़ का एनुअल इनकम जनरेट होना था जो सिमट के रह गया 163 करोड़ पे। तो बाकी का पैसा कहाँ गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में या कांग्रेस के घर में, राहुल गांधी के घर में, सोनिया गांधी के घर में या फिर अब्दुल्ला सरकार के घर में? तो इसीलिए इनके अपने एटीएम जो है वो बंद हो गए हैं, इसीलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर के गरीब मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता। तो सीपीआईएम विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सदन में आज हुए हंगामे की कड़ी निंदा की। तारिगामी ने वक्फ बिल की कड़ी निंदा करते हुए इस पर बहस करने की जरूरत पर बल दे दिया। उन्होंने कहा कि आपस में टकराव को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। होना नहीं चाहिए। हम यहाँ आए हैं बात करने के लिए और बात एक खास मुद्दे पर मुतालबा कर रहे थे कि उस पर बहस हो, हाउस एडजर्न, बिजनेस एडजर्न हो। और वो एक अहम मसला है हमारे मुल्क के सेकुलरिज्म के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में, नहीं चले, हाँ, माइनॉरिटीज के बारे में, उनके हुकूक के बारे में। तो इस वजह से स्पीकर साहब मजाज हैं। बहरहाल बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये हम सब के लिए जरूरी है कि जो एक्ट बना वक्फ के बारे में वो मुनासिब एक्ट नहीं है। हमारी मांग यही है उसको वापस लिया जाए। आपस में टकराव और ये जगह है हम आपस में बहस करें, प्यार से समझाएं एक दूसरे को, लेकिन धक्का मुक्की वगैरह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एजाज जान ने भी सदन में आज वक्फ बिल पर हुए हंगामे पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। भाजपा के इस बिल ने देश भर के मुसलमानों को ठेस पहुंचाई है और इसे किसी भी धर्म में
दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। बाज़ाब्ता जो एक असेंबली की प्रोसीडिंग होती है उसके तहत हमने अपना एक रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल स्पीकर साहब से कि पूरा एक दिन के लिए जो है वो मोशन जो हम लेके आए हैं उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो अलो नहीं किया उस पर तमाम जो मेंबरान हैं वो खड़े हुए, हमने प्रोटेस्ट किया हम सब ने। देखिए ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। और ख़ास करके ये जो कानून बीजेपी लेके आई है, अगर आप देखें 70 साल में जो पाकिस्तान नहीं कर सका, बीजेपी के एक बिल ने जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके जो है ऐसी ठेस पहुंचाई है कि मैं समझता हूं कि आज लोग जो है वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं कि किसी भी रिलीजन में, अगर हिंदू कम्युनिटी का रिलीजन है हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी उस पर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। पूरी तरीके से प्रोटेस्ट रखेंगे, अपनी बात रखेंगे और इस काले कानून को जो है हम पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ये लागू यहाँ पे नहीं। किरण रिजिजू की तरफ से ये कहा गया है कि प्रॉपर्टीज किसी को भी जो है उनकी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी। ये वक्फ बिल जो यानी कि जब लोकसभा में पेश किया गया था, जब किरण रिजिजू ने कहा कि किसी की प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी, क्यों आखिरकार जो है वो इस प्रकार से मिसयूज जो यानी कि गलतफहमी जो है वो फैलाई जा रही है। देखिए ये बिल जो है ये इसमें जो नए प्रोविजन ये लेके आए उससे एक आम आदमी को जो है जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में उसको जो खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को वो एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। और उनके कहने से कुछ नहीं, बीजेपी एक मिनिस्टर नहीं बना सकी मुस्लिम, जो वहाँ पे अगर होता, ये तो पहली बार हुआ है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं इन्होंने गवर्नमेंट में रखा है। अगर मुझे ये है कि अगर वहाँ पे कोई मिनिस्टर होता तो मुझे लगता है इसमें तब्दीली आती और ये एक बीजेपी की एक साजिश है। आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल ये आरोप क्या, ये सामने की बात है और ये बीजेपी का बड़ा गलत फैसला है और इससे आम जो मुस्लिम कम्युनिटी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनको बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। मैं मीडिया के हवाले से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इस बिल को फौरन वापस किया जाए और इस बिल को, इस काले बिल को नहीं, हिंदुस्तान जो एक जमहूरी मुल्क है जहां हर रिलीजन को अपनी इख्तियारात है, इसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी हो वो अपना फैसला खुद करे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए साफ तौर पर वक्फ को काला बिल यहाँ पर कहा गया है, कानून अब बन चुका है और इसे काला कानून यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कहते हुए नजर आ रही हैं और इस बिल को, इनके इस कानून को जो है वो मंजूर नहीं किया जाएगा। तो शोपियां से निर्दलीय विधायक शब्बीर अहमद ने वक्फ बिल पर स्पीकर के जवाब पर सहमति जताते हुए सदन में अन्य मुद्दों पर चर्चा किए जाने पर बल दे दिया। उन्होंने बताया कि स्पीकर से स्टेटहुड के प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग की गई है। रेजोल्यूशन जो मोशन हमने किया था कि इसमें डिस्कशन हो जाए, बेहतर है कि इसमें डिस्कस हो जाए जो वक्फ बिल का जो एक्ट बना है। लेकिन चूंकि जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर ने कहा कि ये सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में लगा है, इसलिए इस पर अंडर रूल्स हम इस पर डिस्कशन नहीं करें, तो वो ठीक बात है। जब उसे जो रूलिंग उसकी आगे वो हमारे पास फाइनल होनी चाहिए। अब वो शुड गो अहेड, हमें और बाकी काम है। आज स्टेटहुड का रेजोल्यूशन है वो इससे बड़ा अहम है, तो इसके लिए हमने स्पीकर साहब से कहा कि अब वो जो स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन आज दिन था रेजोल्यूशन के लिए, तो उन पर डिस्कशन हो जाए। चाहते हैं कि डिस्कशन हो वक्फ पे? अभी पहले, अब चूंकि डिसअलाउ हुआ ना, स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दिया है वो डिसअलाउ किया है, तो लेट अस गो अहेड। अब आगे जो भी आज का काम है उस पर होना चाहिए फिर से। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हम स्पीकर साहब से अभी मिले, हमने कहा इस तरह नहीं होना चाहिए, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है। स्टेटहुड पर 3 रेजोल्यूशन आज हैं, उन पर डिस्कशन होगा, उसी में अगर फिर ये भी बाद में कोई डिस्कस करेगा, लेकिन डिस्कशन होना चाहिए। देखिए वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मसला है, वो तो वहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो चली आ रही है। हमें अपने स्टेट का सोचना है, पहले हमें स्टेट का सोचना है। अभी हमें स्टेट नहीं है, हमें यूनियन टेरिटरी है, हम स्टेट के लिए जूझ रहे हैं। पहले हम अपने घर को ठीक करेंगे, फिर हम बाकी दुनिया को ठीक करेंगे। तो मेरे ख्याल में पहले हमें स्टेट को ठीक करना है। स्टेटहुड जो चाहिए वो हमें चाहिए। इसी पे जो कल गवर्नर ने जो ट्रांसफर्स किए उस पर डिस्कशन होना चाहिए, क्या वो लीगल है या वो ज्यूरिडिक्शन उसका बनता है कि नहीं, उस पर बात होनी चाहिए। तो ये बात ऐसी बात, ये जो अहम मुद्दे हैं इस वक्त
ये भी है, औकाफ का भी एक मुद्दा है, वक्फ का भी एक मुद्दा है, लेकिन उससे ज्यादा भी हमारे पास मुद्दे हैं जो स्टेट हुड के लिए है। अब जो पास हो गया, ये जो पास हो, डेमोक्रेसी में क्या है, मेजॉरिटी ने पास किया, उसको हमें अब सबसे ज्यादा हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। तो यही तो कानूनी प्रक्रिया तो यही होती है। हम बाकी किसी को ये जबर के किसी का कानून तो हम नहीं ना बदल सकते हैं। ये कानूनी तरीका होता है पास करना है। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आज आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल हो गए तो वेदर उसमें ये दिखाया गया वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इस पर डिस्कस हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा। तो हम यहाँ नहीं कर सकते इस चीज़ों का, हमें और भी मसले है। भाजपा विधायक सुरेंद्र भगत ने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने के लिए सरकार की कड़ी निंदा कर दी। उन्होंने आज सदन के बाहर साइकिल पर प्रदर्शन करते हुए अपना रोष जता दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एक तरफ पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं और दूसरी तरफ ई बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी है। सरकार एक हाथ ले और एक हाथ दे वाली नीति अपना रही है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। आप देखें जी, जो पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़ाए गए हैं, इस पे आम जनता पे असर पड़ा है, लोगों पे असर पड़ा है। मैं एक एग्रीकल्चर से वास्ता रखती मेरी विधानसभा है, फार्मिंग से जुड़े हुए लोग, मैं उनके माध्यम से भी बात रख रहा हूँ और आम जनता के माध्यम से भी बात रख रहा हूँ। आप देखें कि जो ये रेट बढ़ाया गया है, ये आम जनता पे असर पड़ा है। आप देखें, जब ये डीजल का रेट बढ़ा तो आम जनता पे असर पड़ेगा, पेट्रोल का रेट बढ़ा, एक आम गरीब परिवार पे असर पड़ा है इसका। तो सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए, जो रेट इन्होंने बढ़ाया है इसको वापस लेना चाहिए। आप देखें, इन्होंने जो वादे किए हैं, चाहे वो ई बसेस की बात की हो, ई बसेस की बात देखें आप, जो जितनी भी इन्होंने गाड़ियां लगाई थी, हर विधानसभा से मुझे नहीं लगता मुश्किल से 2-2, 3-3 गाड़ियां लगी हुई हैं। मेरी विधानसभा खुद की जो गाड़ियां लगी थी उन्होंने उठा ली हैं, और 2 रूट पे गाड़ी चल रही है, बाकी रूट खाली पड़े हैं। और जिन रूट पे चल रही थी वहाँ से भी इन्होंने आधियाँ उठा ली हैं, 2-2 गाड़ियाँ चल रही हैं। आप देखें, जब ई बसेस इन्होंने फ्री की, अब आप साइकिल पे आए हो, क्या साथ में 7% इन्होंने किराया बढ़ा दिया। तो किस पे असर पड़ा? आम जनता पे पड़ा, आम लोगों पे पड़ा। ये बात करते हैं राशन फ्री देंगे, वो इन्होंने किन लोगों को दिया? AA वालों को दिया। वो मात्र कितने ही लोग होंगे, सभी लोगों को इन्होंने मद्देनजर में रखना था। इन्होंने बात की हम बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट देंगे, वो भी AA रखा। जब इन्होंने वादे किए थे तब ये कहाँ थे? झूठे वादे किए, झूठी सरकार, जुमलेबाज सरकार, जेब कतरी सरकार। मेरा मैसेज यही है उमर सरकार को कि जो ये लोगों पे जो बर्डन पड़ा है, लोगों पे जो बोझ पड़ा है, जो इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, इसको वापस लिया जाए। ये आम जनता पे असर पड़ा है। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि इस रेट को जो इन्होंने बढ़ाए हैं इसको वापस लिया जाए। ये तो वही बात हो गई, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है, ये आप खूबी देखें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सदन में आज हुए हंगामे की कड़ी निंदा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने दोनों दलों को भय का माहौल बनाने का जिम्मेदार ठहराते हुए इन दोनों दलों को भूमाफिया के साथ संबंध रखने का जिम्मेदार ठहरा दिया। जम्मू के रिहाड़ी इलाके में आज स्टेशनरी की दुकान का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून पर विधानसभा में चर्चा होनी ही नहीं चाहिए थी, हो ही नहीं सकती। ऐसा कि दोनों दल आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट करके वोट बैंक की तुच्छ राजनीति कर, आज सिद्ध हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का हाथ भू माफिया लुटेरा गैंग के साथ। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब, क्या वक्फ की प्रॉपर्टी अब भू माफिया के लिए है, लुटेरा गैंग के लिए है, लूट खसूट के लिए है? आपको क्या दुख है कि
जिस सोच से वक़्फ बना था कि इसके पैसे का प्रयोग गरीब मुस्लिम्स के लिए, पसमंदा मुस्लिम्स के लिए, अंसारीज के लिए, मुस्लिम विधवा बहनों के लिए, बेसहारा बहनों के लिए, बेसहारा अनाथ बच्चों के लिए, पर देखने में आया कि लगातार बड़े बड़े नेताओं की जगीरें बन गई वक्फ बोर्ड। लीज के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियों के मालिक बड़े बड़े नेता बन गए, या अपने भूमाफिया चेलों को करवा दिया कब्जे। ये नहीं चलेगा। अब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी देश की सदन ने कानून बना। न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।